गाइस, कैसे हो तुम सब लोग? मुझे पता है बहुत ही अच्छे होंगे। हाँ भाई, अच्छे हो ना? प्रैक्टिस करते रहो भाई घर में। और बाकी क्या है, मैं तुम्हें पढ़ा ही रहा हूँ, हर एफर्ट कर रहा हूँ, तुम भी एफर्ट करते रहो अपनी तरफ से और फुल तैयारी के साथ जोश के साथ पढ़ते रहो। तुम्हें पता है हमारा प्रोनाउन चैप्टर चल रहा है, 2 पार्ट आ चुके हैं उसके। अगर किसी ने नहीं देखे तो जल्दी से देख लो, बहुत धमाकेदार है। और आज इसका 3rd पार्ट है। इस पे मैं ऐसे शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, ऐसे कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं जो शायद इससे पहले किसी को पता होगा और पढ़ा होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत खतरनाक शॉर्ट ट्रिक है। आंसर 2 सेकंड में निकलेंगे। अरे भाई, वीडियो देखोगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा। और इसके बाद फिर नेक्स्ट एक लास्ट वीडियो आएगी प्रोनाउन चैप्टर की, जिसपे हम जो कुछ रूल्स बचे हैं वो कंप्लीट करेंगे और उस पे जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा धमाकेदार है, एंड तक देखना। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज के धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। तो चलो करते हैं आज के धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। तुम्हें पता है हमने 5th रूल तक कंप्लीट कर लिया था। अगर किसी ने 2 पार्ट नहीं देखे तो देख लेना। और आज हम 6th रूल से कवर करेंगे। अपने नोट्स रेडी रखो, हाँ पूरा फोकस रखो। यहाँ पे 6th रूल है हु और हुम का रूल। इसको नोट कर लो, हु और हुम का रूल। अब हु और हुम कब कब आता है, इस पे मैं तुम्हें एक्सपर्ट बनाने वाला हूं और एक ऐसी धमाकेदार ट्रिक बताने वाला हूं जो शायद इससे पहले तुम्हें पता हो। और इस एक ट्रिक से जितने भी क्वेश्चन होते हैं हु और हुम के इंग्लिश में, जितने पॉसिबल हैं सबके सब क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखो ट्रिक क्या होती है। अब इन 2 क्वेश्चंस को पढ़ो। इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, एरर फाइंड आउट करने में या फिल इन द ब्लैंक में। ही इज द बॉय हु और हुम हैज स्टोलन माय पेन। क्या आएगा यहाँ पे? ही इज द बॉय हु हैज स्टोलन माय पेन या ही इज द बॉय हुम हैज स्टोलन माय पेन। क्या आएगा, हु या हुम? अब अगर हम बात करें हु और हुम में, तो हु क्या होता है, हुम क्या होता है? देखो दोनों के दोनों प्रोनाउन है, लेकिन डिफरेंस क्या है? हु है सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन और जो हुम है वो है ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। जो हु है वो किसके लिए आता है? सब्जेक्ट के लिए आता है, मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्लेस में आता है। और जो हुम है वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की प्लेस में आता है। बस ये डिफरेंस है। ये हमने पूरा पढ़ा है एक्टिव पैसिव में, 10th चैप्टर में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, भर भर के हमने पढ़ा है, बार बार पढ़ा है। हु क्या होता है? सब्जेक्टिव केस। उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हुम। मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह में, सब्जेक्ट की प्लेस में हु आएगा और ऑब्जेक्ट की प्लेस में हुम आएगा। एग्जाम्पल देके बताता हूं। देखो अगर एक सेंटेंस है, लेट सपोज आई मेट हर, ये एक सेंटेंस है, मैं उससे मिला, आई मेट हर। अब इस सेंटेंस पे अगर मैं क्वेश्चन करूंगा तो डैश मेट हर, अगर ये क्वेश्चन करूंगा तो बताओ हु आएगा या हुम आएगा? क्या यहां पे लिखूं मैं, हु मेट हर या हुम मेट हर? देखो ये सब्जेक्ट की पोजीशन है, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट की पोजीशन है तो यहाँ पे कौन सा केस आएगा प्रोनाउन का? सब्जेक्टिव केस आएगा, तो हु आएगा, हु मेट हर, ना कि हुम मेट हर। क्यों? बिकॉज ये सब्जेक्ट की प्लेस थी, इसलिए सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन हमने लगाया हु। अगर मैं इसी से क्वेश्चन पूछूंगा आई मेट, फिर क्वेश्चन, अब बताओ क्या लगाऊं, आई मेट हु या आई मेट हुम? क्या यूज करूं? ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट की प्लेस है तो उस पे प्रोनाउन भी कौन सा यूज करूंगा? ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज करूंगा। तो आई मेट हु नहीं करूंगा, आई मेट हुम करूंगा। बिकॉज जो हुम होता है वो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट की प्लेस में आता है। और जो हु होता है वो सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट की प्लेस में आता है। आप समझ पा गया? बस तुम ये मान लो जो हु होता है वो सब्जेक्ट के साथ कोरिलेट करता है और जो हुम होता है वो ऑब्जेक्ट के साथ कोरिलेट करता है। इतना। तो अगर हमको क्वेश्चन ऐसे आए कि हमको सबसे आगे पुट करना हो सब्जेक्ट के प्लेस में, तो वहां तो हम आराम से हु पुट कर देंगे। और अगर हमको सेंटेंस के लास्ट में पुट करने के लिए आए ऑब्जेक्ट की प्लेस पे, तो वहां हम हुम को आराम से पुट कर देंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब हु या हुम सेंटेंस के बीच में आ जाए तब कैसे पुट करेंगे? क्या बोला? अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिया हो तब तो हमें पता है सब्जेक्टिव केस में हु पुट कर दो, या अगर यहाँ पे दिया हो लास्ट में पुट करो तो हमें पता है ऑब्जेक्ट के प्लेस में हुम पुट कर दो। लेकिन अगर बीच में आ जाए तो बीच में कैसे पुट करेंगे? उसके लिए जो धांसू ट्रिक मैं तुम्हें बताने वाला हूं, देखो कैसे करते हैं। जब हु या हुम बीच में आए तब उसको कैसे पुट करते हैं। हु और हुम जो होते हैं वो आगे वाले सेंटेंस के लिए आते हैं, आगे वाले फ्रेज के लिए, ना कि पीछे वाले। किसके लिए? आगे वाले। इस फ्रेज के लिए आता है हु या हुम। अगर ये वाला फ्रेज सब्जेक्टिव केस के बारे में बात कर रहा है तो आंसर क्या होगा? हु। और अगर ये वाला फ्रेज ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बात कर रहा है तो आंसर क्या होगा? हु।
इतना समझ पा गया। अब हमें केवल ये फाइंड आउट करना है कि जो आगे वाला सेंटेंस है, आगे वाला फ्रेज है, वो सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस होगा तो हु आंसर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा तो हुम आंसर हो जाएगा। अब कैसे करेंगे, इससे क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, ही इज द बॉय, ये वो लड़का है, डैश हैज स्टोलन माई पेन, जिसने मेरी पेन चुराई। तो यहां से हम क्वेश्चन करेंगे, ही हैज स्टोलन माई पेन या हिम हैज स्टोलन माई पेन। बताओ क्या होगा, he has stolen my pen या him has stolen my pen। आंसर क्या होगा, he has stolen my pen। इसका मतलब he क्या है, सब्जेक्टिव केस। इसका मतलब हम सब्जेक्टिव केस के बारे में बात कर रहे हैं इस पूरे सेंटेंस में। किसके बारे में, सब्जेक्टिव केस। इसका मतलब क्या आएगा, who आएगा। ऐसे क्वेश्चन करना है और बस इस ट्रिक से तुम्हें सारे के सारे आंसर मिल जाएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कैसे, मैंने बोला जो हुआ हुम आता है वो आगे वाले सेंटेंस के लिए आता है। अगर आगे वाला सेंटेंस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, सब्जेक्टिव केस, तो हु आंसर होगा, और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बात कर रहा है तो हुम आंसर होगा। अब कैसे करेंगे इसको फाइंड आउट, क्वेश्चन पूछेंगे, हैज स्टोलन माय पेन था तो ही हैज स्टोलन माय पेन या हिम हैज स्टोलन माय पेन। क्या होगा, ही हैज स्टोलन माय पेन। इसका मतलब सब्जेक्टिव केस के बारे में बात कर रहे हैं इस पूरे में, इसका मतलब हु आंसर हो जाएगा। बस इतना सिंपल है, सिंपल। अब नेक्स्ट देखो, शी इज द गर्ल डैश आई सॉ इन द मार्केट। ये वो लड़की है जिसको मैंने कहां देखा, मार्केट में देखा था। अब क्या आएगा, हु या हु, तो हमको देखना है भाई यहां से, अगर ये वाला पार्ट सब्जेक्ट की, अगर ये वाला पार्ट सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा होगा तो हु, ये वाला पार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा होगा तो हु। अब इसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, आई सॉ इन द मार्केट, तो आई सॉ शी इन द मार्केट या आई सॉ हर इन द मार्केट। क्या होगा, आई सॉ सी इन द मार्केट, आई सॉ हर इन द मार्केट। आई सॉ हर इन द मार्केट, हर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। इसका मतलब इस पूरे फ्रेज पे हम ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब आंसर हमारा हुम हो जाएगा। बस अब तुम बोलोगे सर ठीक है समझ पे आ गया, लेकिन ये बताओ हम क्वेश्चन क्यों पूछते हैं। अरे क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं बिकॉज यहाँ पे हर जो होता है वो हिडन होता है। असली में होना क्या चाहिए था, आई सॉ हर इन द मार्केट, असली में ये था, वो हर हिडन इसलिए हो गया बिकॉज यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन लग गया। शी इज द गर्ल whom I saw in the market, तो वो हर हिडन हो गया। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता, केवल यहां से स्टार्ट होता, तो I saw in the market होता, नहीं I saw her in the market होता। तो ये छुपा होता है, इसलिए हम ये क्वेश्चन करते हैं इससे। बस ये ट्रिक है। अगर तुम्हें ट्रिक पसंद आ गई है, अगर तुम्हें समझ पे आ गई है, तो कमेंट पे लिख दो, लाइक का सिंबल भेज दो, यस सर हमें समझ पे आ गया है, और इसको नोट करो। आगे इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आते हैं, जल्दी से। बस अब ये सारे के सारे क्वेश्चन है, इस पे तुम्हें हु और हुम पुट करना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बैंकिंग में आए हैं, भर भर के एसएससी में आए हैं, एयरफोर्स में आए हैं, हर जगह आते हैं ये क्वेश्चन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो भाई, शी सॉ हर डैश आई थिंक इज अ रॉक स्टार। अब यहाँ पे हु और हुम पुट करना है, बता दो भाई क्या होगा। शी सॉ हर डैश आई थिंक इज अ रॉक स्टार, उसने उसे देखा जो कि क्या है, आई थिंक रॉक स्टार है। अब हमको यहाँ पे हु या हुम पुट करना है, किसके अकॉर्डिंग, आगे वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट होगा तो हु, ऑब्जेक्ट होगा तो हुम। अब इससे क्वेश्चन करेंगे, आई थिंक इज अ रॉक स्टार, तो आई थिंक यहां से क्वेश्चन करेंगे, ही इज अ रॉक स्टार या हिम इज अ रॉक स्टार। क्या होगा, आई थिंक हिम इज अ रॉक स्टार या आई थिंक ही इज अ रॉक स्टार। आई थिंक ही इज अ रॉक स्टार, ही कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस। इसका मतलब हम पूरे फ्रेज में सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हु आ जाएगा आंसर। बस ये होती है शॉर्ट ट्रिक, ये है सबसे बेस्ट ट्रिक, सब क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट, दे मेट देम डैश दिस से वर्क्स वेरी हार्ड। वो उससे मिले जो कि क्या करता है, वर्क बहुत ज्यादा हार्ड करता है। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, दे सेज ही वर्क वेरी हार्ड या हिम वर्क्स वेरी हार्ड। क्या होगा भैया, ही वर्क्स वेरी हार्ड या हिम वर्क्स वेरी हार्ड। क्या होगा, ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही मतलब सब्जेक्टिव केस, इसका मतलब हु आ जाएगा। बस यही तो है ट्रिक। तभी तो बोलते हैं, तुम जो सोचते हो ना बच्चों के एक एक सेकंड में कैसे आंसर आते हैं, ऐसे आते हैं। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने पढ़ा होता है। बस नेक्स्ट, द विटनेस डैश आई इंटरव्यूड गेव कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस। वो विटनेस जिसका हमने इंटरव्यू लिया था, उसके बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस थे, मतलब विरोधाभासी बातें बोल रहा था, मतलब झूठ बोल रहा था। तो बता दो यहाँ पे हु आएगा या हुम आएगा। तो हम इससे क्वेश्चन करेंगे, आई इंटरव्यूड ही या आई इंटरव्यूड हिम। बताओ क्या होगा, आई इंटरव्यूड ही या आई इंटरव्यूड हिम। क्या होगा, आई इंटरव्यूड हिम। हिम मतलब ऑब्जेक्टिव केस, इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, हुम आएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम एक और तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे, अभी तो हमने क्या, आई इंटरव्यूड हिम, वैसे एक और कर सकते हैं, ही
और हिम, फिर से यहीं से he gave conflicting evidence या him gave conflicting evidence, ये भी कर सकते हैं। तो क्या आएगा, he gave conflicting evidence, तो इस पे he आ रहा है, सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे who भी आ सकते हैं। क्या बोला, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन हाँ एक दो बार ये बैंकिंग में आया है। कैसे, द विटनेस डैश आई इंटरव्यूड गेव कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस, तो इस पे हम दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई इंटरव्यूड हिम, ये भी कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस, तो whom आएगा, और ये भी पूछ सकते हैं he gave conflicting evidence, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आ रहा है तो who भी आएगा, तो इसके दोनों आंसर होंगे, who भी आ सकता है, whom भी आ सकता है, बिकॉज इस पे हम दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, I interviewed he या him और he या him gave conflicting evidence, दोनों तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, इसलिए इसके दोनों आंसर होंगे। देखो टेक्निक है, बस ये टेक्निक है, अगर एक आंसर मिल रहा है तो पुट कर दो, दो मिल रहे तो दोनों पुट कर दो, बस इतना सिंपल। लास्ट, she met him dash the police arrested, वो उससे मिली जिसको पुलिस ने क्या किया है, अरेस्ट किया है। तब तुम्हें मीनिंग में जाना ही नहीं है, मीनिंग नहीं समझनी है, क्या करना है बताओ, who whom पुट करोगे, इसके अकॉर्डिंग इससे क्वेश्चन करो, the police arrested he या the police arrested him, क्या होगा, the police arrested him, him मतलब ऑब्जेक्टिव केस, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, whom हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बस इतना सिंपल होता है। तो अगर तुम्हें सच में ट्रिक पसंद आ रही है तो जल्दी से मुझे कमेंट कर दो, यस सर बहुत ही धांसू ट्रिक थी। अब बुक्स में क्या लिखा होता है और टीचर क्या समझाते हैं, वो ऐसे समझाते हैं, हो तब आता है जब हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो, जब हम इस फ्रेज में सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो तो हु आता है, और जब इस फ्रेज में हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो तो whom आता है, ये होता है। अब जैसे she saw her dash I think is a rock star, अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रॉक स्टार के बारे में, किसके, सब्जेक्ट के, जिसको देखा था उसके बारे में, इसलिए हुआ आएगा। लेकिन ये ट्रिक बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सब्जेक्ट के बारे में कैसे बात कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट के बारे में कैसे बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें ये ट्रिक नहीं बताई, ये शॉर्ट ट्रिक बताई है, बस इसको नोट कर लो, तुम्हारे आंसर कभी भी गलत नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट रूल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 7 है रिलेटिव प्रोनाउन का रूल। इससे पहले हमने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े थे, 3 होते हैं, हु, विच, दैट। अब रिलेटिव प्रोनाउन का हम पढ़ रहे हैं वर्ब वाला रूल, कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस तुमने हमेशा एग्जाम में देखे होंगे, ही इज द बॉय हु डैश स्टोलन माय पेन, सेम वही है। अब ये बताओ यहाँ पे वर्ब क्या आएगी, हैज आएगी या हैव आएगी, सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। तो रिलेटिव प्रोनाउन का हम वर्ब वाला रूल पढ़ रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन जब आ जाए तो उसमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी। देखो ये आ गया ना रिलेटिव प्रोनाउन हु, यहाँ पे भी रिलेटिव प्रोनाउन है हु, तो जब रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो जो वर्ब आएगी, ये आगे वाली वर्ब, ये किसके अकॉर्डिंग आएगी, ये पढ़ रहे हो। बहुत सिंपल रूल है, इसी को बोलते हैं रूल नंबर 7। इसको अब मुझे बताओ क्या आएगा, हैज आएगा, हैव आएगा, वाज आएगा, वर आएगा। दैट इज द गर्ल हु डैश मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास, बताओ क्या आएगा। अब देखो रूल क्या कहता है, जब भी हमें किसी सेंटेंस पे रिलेटिव प्रोनाउन गिवन हो, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब हु गिवन हो, तो जो उसके आगे वर्ब आती है, ध्यान से सुनना, जब हमें रिलेटिव प्रोनाउन गिवन हो किसी भी सेंटेंस पे, कौन सा, हु, तो उसके आगे जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग। वर्ड बोलो या पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग बोलो या प्रॉपर नाउन के अकॉर्डिंग बोलो, जो तुम्हारी मर्जी है। फिर से बोल रहा हूं, 7th रूल क्या कहता है, जब किसी भी सेंटेंस पे रिलेटिव प्रोनाउन हु दिख जाए तो उससे बाद जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, इसके पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग, नाउन के अकॉर्डिंग। अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन है हु, तो उसके बाद जो वर्ब आएगी किसके अकॉर्डिंग आएगी, इसके पहले वाले नाउन या वर्ड के अकॉर्डिंग, बॉय के अकॉर्डिंग, नाउन के अकॉर्डिंग। बॉय एक लड़का है तो हैज। फिर रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद जो वर्ब आएगा किसके अकॉर्डिंग आएगा, इसके पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग या नाउन के अकॉर्डिंग। ये नाउन है, गर्ल एक है, इसका मतलब वाज आएगा। बस इतना सिंपल रूल है। क्या रूल है, जब रिलेटिव प्रोनाउन हो आ जाए तो उसके बाद जो वर्ब आएगी किसके अकॉर्डिंग आएगी, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग या नाउन के अकॉर्डिंग। दैट्स ऑल, बस। अगर ये सिंगुलर तो वो सिंगुलर, ये प्लूरल तो वो प्लूरल। आ गया, कितना सिंपल है, इसको जल्दी से नोट करो। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं भाई वो करवा रहा हूं। ये 2 क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड एग्जाम में आते हैं हमेशा। तुमने बैंकिंग में देखा होगा, हर जगह, एसएससी में तो भर भर के आते हैं, एयरफोर्स में, एनडीए में, सीडीएस में, हर जगह ये क्वेश्चन आते हैं। और ये 2 क्वेश्चन आते हैं, इन 2 क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। केवल ये 2 क्वेश्चन आते हैं,
इससे ज्यादा बाहर इसका कोई वेरिएशन नहीं बनता है। आंसर बताओ क्या होगा इसका आंसर, किस पार्ट में एरर है? इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन, वो मैं हूं जिसे तुम ब्लेम कर रहे हो उस बैड सिचुएशन के लिए। और सेकंड है इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, वो मैं हूं जो इस लॉस के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। बस इसी दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इनके बाहर इसका कोई वेरिएशन नहीं बनता। बताओ किस पार्ट में एरर है? तुम्हें लग रहा होगा सर बिल्कुल सही है, इस पे तो मुझे कोई एरर दिख नहीं रहा है, लेकिन एरर है। कैसे? हु आ चुका है रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसके आगे वाला जो वर्ब आएगा किसके अकॉर्डिंग आएगा? इसके पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग। आई अपने साथ इज लेता है? नहीं, आई हमेशा अपने साथ एम लेता है, तो बी पार्ट में एरर हो जाएगा। आंसर क्या होगा? इट इज आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन, ये आंसर होगा। हालांकि अटपटा लग रहा है सुनने में, लेकिन यही आंसर है। रिलेटिव प्रोनाउन हु जब आ जाए तो उसके बाद जो वर्ब आती है वो उसके पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग आती है। पहले था आई, तो आई के साथ इज नहीं आता कभी, आई के साथ क्या आता है? एम आता है। बस अब सेकंड वाले का आंसर तुम खुद ही बता दोगे। इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, ये बिल्कुल सही लग रहा है लेकिन गलत है। हु आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग। आई अपने साथ इज नहीं लेता, आई अपने साथ लेता है एम, तो एम आंसर होगा। बी पार्ट में एरर हो जाएगा। इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, ये आंसर होगा। हालांकि अटपटा लग रहा है लेकिन यही आंसर है। बात समझ पाई? ये भाई इतनी डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता है, इतनी वैल्यू कोई नहीं देता है। ऑनलाइन में तो बहुत मुश्किल है जितनी डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूं। ये ऐसे इसलिए होता है बिकॉज रिलेटिव प्रोनाउन को हम छुपा देते हैं। इसको छुपा दो, आई के साथ क्या आएगा? एम आएगा, बस इसको छुपा दो। ये हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बताओ आ रहा है मजा? इतनी वैल्यू मिल रही है तो बस बनाओ, फिर नोट्स बनाओ, नोट करो। 8 रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 है इट का रूल। इट, मैंने तुम्हें बताया था इट जो होता है ये सब्जेक्ट होता है, ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। इट आता है या तो स्यूडो सब्जेक्ट, जब हमारे पास सब्जेक्ट ना हो तब हम इट का यूज करते हैं, या तो नॉन लिविंग थिंग के लिए इट का यूज करते हैं, उन चीजों के लिए जिनका जेंडर हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, है ना। जैसे कोई चीज है टेबल या चेयर, तो उसका जेंडर नहीं फाइंड आउट कर सकते, ही या शी नहीं यूज कर सकते, तो उसके इट करते हैं। या दूसरी बात ये भी बोली थी, इट का यूज तब होता है जब हमारे पास सब्जेक्ट ना हो। तो खैर जो भी है, मैंने तुम्हें बताया था इट हमेशा सिंगुलर होता है। तो जो 8th रूल है वो है इट का रूल। जब भी स्ट्रक्चर आ जाए इट वाला, जिसपे इट हमारा सब्जेक्ट हो, तो इट सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर प्रोनाउन आ जाए, तो वो प्रोनाउन हमेशा अपने सब्जेक्टिव केस में ही आएगा। ये एक छोटा सा रूल है, बहुत छोटा। क्या बोला? जब इट हो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हो और फिर प्रोनाउन आ जाए, तो प्रोनाउन हमेशा अपने सब्जेक्टिव केस में ही आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में कभी नहीं आएगा। इतना सिंपल सा रूल है, बताओ भाई, है ना। बट इससे क्वेश्चन बनते हैं, इस पे एरर वाले क्वेश्चन आते हैं। और जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो ज्यादातर आती है या तो इज या तो वॉज। इज वॉज इसलिए आती है बिकॉज इट सिंगुलर है, तो अपने साथ इज और वॉज ही लेगा, वर्ब तो लेगा नहीं, आर तो लेगा नहीं। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब ही लेगा, तो इज या वॉज ही आती है हेल्पिंग वर्ब ज्यादातर। तो क्या बोला? जब इट आए उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आए, इज या वर्ब, उसके बाद प्रोनाउन आए, तो वो प्रोनाउन हमेशा अपने सब्जेक्टिव केस में रहेगा। बस इतना सिंपल सा रूल है। अब देखो इस पे, देखो अगर क्वेश्चन ऐसा रहे इट इज ही या हिम डैश डैश पूरा आगे तक क्वेश्चन, तो क्या आएगा? इट इज ही आएगा या इट इज हिम आएगा? क्या आएगा? हालांकि हमको लगता है इट इज हिम आएगा, लेकिन इट इज हिम नहीं आएगा। क्या आएगा? इट इज ही आएगा, ये सही होगा। क्यों? इट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर प्रोनाउन आ जाए, तो प्रोनाउन हमेशा अपने सब्जेक्टिव केस में ही आएगा, ऑब्जेक्टिव केस पे नहीं आएगा, हिम पे नहीं आएगा वो। बस इतना। फिर याला बोलो इट वॉज शी या इट वॉज हर, क्या आएगा? उसके बाद जो भी पूरा सेंटेंस होगा तुम्हारा, उससे खैर कोई मतलब नहीं है। इट वॉज शी होगा या इट वॉज हर होगा? क्या होगा? बहुत बढ़िया, इट वॉज शी होगा। बिकॉज जब इट आ जाए उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो हमेशा प्रोनाउन किसका आएगा? सब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्टिव केस का नहीं आएगा। इट वॉज हर, हालांकि हमको लगता है लेकिन हर नहीं होता, इट वॉज शी होता है, सब्जेक्टिव केस आता है प्रोनाउन। बस। तो ये तो कौन सा स्ट्रक्चर था? अफर्मेटिव, सिंपल अफर्मेटिव। अगर हम इसके इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की भी बात करें, अगर हम किसकी बात करें? इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें, तो भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब आगे शिफ्ट हो जाता है, फिर इट सब्जेक्ट, फिर प्रोनाउन। तो अगर हेल्पिंग वर्ब आगे शिफ्ट हो जाए, मतलब इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर हो, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? या तो इज होगा या तो वॉज होगा, सेम। तो अगर इट का इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर होगा,
हेल्पिंग वर्ब इट प्रोनाउन, तो भी प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस में आएगा बस। चाहे अफर्मेटिव की बात करें चाहे इंटरोगेटिव की बात करें, इट के बाद हमेशा इट के साथ सब्जेक्टिव केस ही आता है प्रोनाउन का, ये कॉन्सेप्ट है बस। अब देखो अगर ऐसा कोई हम पे स्ट्रक्चर दिया है, इट, इज इट हिम या इज इट ही, और बाकी पूरा आगे स्ट्रक्चर, तो क्या होगा? इज इट हिम या इज इट ही? इज इट ही होगा, सब्जेक्टिव केस आएगा प्रोनाउन का। वैसे ही वाज इट हर या वाज इट शी, क्या होगा? वाज इट शी होगा। हमेशा प्रोनाउन का क्या आएगा? इट के साथ सब्जेक्टिव केस ही आएगा। नहीं, मेरे साथ बोलो, रूल नंबर 8 क्या पढ़ा? इट के साथ हमेशा प्रोनाउन का कौन सा केस आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा। चाहे हम अफर्मेटिव की बात करें या इंटरोगेटिव की बात करें, इट के साथ हमेशा प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस ही आता है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता कभी भी। बस अगर तुम्हें समझ पे आ गए हैं तो इससे रिलेटेड ये दो क्वेश्चन करते हैं। ये जो दो क्वेश्चन है ये रूल नंबर 7 और 8 के मिक्सचर है। मैंने तुम्हारे लिए रूल नंबर 7 और 8 का मिक्सचर दो क्वेश्चन लाया हूं, दोनों के मिक्सचर है इस पे। रूल नंबर 7 क्या पढ़ा था? रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है? रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग आती है। और रूल नंबर 8 क्या पढ़ा? इट के साथ हमेशा प्रोनाउन का कौन सा केस आता है? सब्जेक्टिव केस। तो देखो इट के साथ प्रोनाउन का कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। इट इज आई। फिर वाज इट यू, इट के साथ प्रोनाउन का कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। तो रूल नंबर 8 तो यहां पे लग गया, इट के साथ हमेशा प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस, इट के साथ हमेशा प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस। और रूल नंबर 7 जो पढ़ा था अब वो यहां पे अप्लाई होगा। रिलेटिव प्रोनाउन हु दे दिया है, रिलेटिव प्रोनाउन हु दे दिया है। अब बताओ जो आगे की वर्ब आएगी क्या आएगी? इज एम आर में से क्या आएगा? किसके अकॉर्डिंग आएगा? आगे की वर्ब आएगी किसके अकॉर्डिंग आएगी? रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले आई के अकॉर्डिंग आएगी। तो आई के साथ क्या आता है? एम। और यू के साथ क्या आता है? वर। बस आंसर हो गया। इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, वाज इट यू हु वर शाउटिंग इन द क्लास। तो इस पे रूल नंबर 7 और 8 दोनों अप्लाई कर दिए। रूल नंबर 7 क्या था? रिलेटिव प्रोनाउन के आगे वाला वर्ब किसके अकॉर्डिंग आता है? इसके पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग, इसलिए आई के अकॉर्डिंग एम आ गया। और रूल नंबर 8 क्या कहता है? इट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है प्रोनाउन का, बस। और सेम इस पे भी वही हो गया। तो 7 और 8 की प्रैक्टिस हमने इन दो क्वेश्चन में कर दी एक साथ। अब रूल नंबर 9 की बात करते हैं, नोट करो उसको। रूल नंबर 9 की बात करते हैं। रूल नंबर 9 पे कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले इसका आंसर दो जरा। कैसे लिखा है? वन मस्ट कीप हिज पेरेंट्स। हर किसी को उसके पेरेंट्स को रखना चाहिए। बताओ भाई क्या होगा? वन मस्ट कीप हिज पेरेंट्स। क्या सही है? सही है? नहीं, गलत। अब देखो क्या कहता है हमारा रूल। रूल नंबर 9 कहता है जब हमको किसी भी सेंटेंस में वन गिवन हो, क्या बोला? जब हमें किसी भी सेंटेंस में वन गिवन हो एज अ सब्जेक्ट, और वन हमेशा दो चीजों को दिखाता है, या तो वन दिखाएगा नंबर को या तो वन दिखाएगा पर्सन को। या तो वन का मतलब होता है नंबर, संज्ञा, 1 2 3 4 जैसे नंबर होते हैं ना, तो या तो वन दिखाएगा नंबर को या तो वन शो करेगा पर्सन को। तो अगर वन नंबर को नहीं दिखा रहा है, 1 2 3 डिजिट को नहीं दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है? पर्सन को दिखा रहा है, मतलब एज अ प्रोनाउन यूज हो रहा है, तो उसके साथ हिज कभी यूज नहीं होगा। क्या यूज होगा? वंस यूज होगा एज अ प्रोनाउन। क्या बोला? जब किसी भी सेंटेंस पे वन आ जाए तो वन के दो मीनिंग होते हैं, या तो वन दिखाता है किसी नंबर को, मतलब 1 2 3 4 डिजिट को, या तो वन दिखाता है किसी पर्सन को, किसी प्रोनाउन को। अगर वन नंबर को नहीं दिखा रहा है सेंटेंस में, किसको दिखा रहा है? प्रोनाउन को, पर्सन को दिखा रहा है, तो उसके साथ जो प्रोनाउन आएगा वो हिज नहीं आएगा, क्या आएगा? वंस आएगा, बस। अब इस पे देखो, वन मस्ट कीप हिज पेरेंट्स, क्या होगा इसका? इस पे क्या हम वन किसी नंबर की बात कर रहे हैं? 1 2 3 4 नहीं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस पे वन आया है पर्सन के लिए। हर पर्सन को क्या करना चाहिए? अपने पेरेंट्स को रखना चाहिए। तो तब यहाँ पे वन के साथ हिज नहीं आएगा, क्या आएगा? वंस आएगा। आप समझ पा गया? वन मस्ट कीप वंस पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को रखना चाहिए हर किसी को। आप समझ पा गया? बहुत सिंपल रूल है। रूल नंबर 9 क्या कहता है? जब वन किसी नंबर को ना दिखाए, किसी पर्सन को दिखाए, प्रोनाउन को दिखाए, तो उसके साथ जो प्रोनाउन आता है वो वंस आता है, ना कि हिज आता है। बस इतना सिंपल सा रूल है। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। वन हैज टू डू हिज वर्क हिमसेल्फ। हर किसी को अपना काम करना चाहिए। हैज टू मतलब कंपल्शन का सेंस है, करना ही चाहिए।
हर किसी को अपना काम खुद से करना ही चाहिए। अब बताओ क्या ये सही है? नहीं, गलत। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो 1 आया है वो किसी पर्सन के लिए आया है, ना कि हम किसी डिजिट के बारे में बात करें, किस नंबर के बारे में थोड़ा बात कर रहे हैं 1 2 3 4। हम किसके बारे में बात करें? हर एक पर्सन को, पर्सन के बारे में। तो यहाँ पे जब पर्सन के बारे में बात करें तो हिज नहीं आता उसके साथ क्या आता है? वंस आता है। वन हैज टू डू वंस वर्क हिमसेल्फ। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। हर किसी को अपना काम खुद से करना ही चाहिए, बस। अब नेक्स्ट देखो, वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स। हर किसी को अपने एल्डर्स की, अपने से बड़ों की क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फिर से जो यहाँ पे 1 आया है वो किसी डिजिट के बारे में या नंबर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, 1 2 3 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें किसी पर्सन के बारे में, व्यक्ति के बारे में। तो यहाँ पे इसके साथ जो आएगा वो वंस आएगा, प्रोनाउन। तो बिल्कुल सही है, बस। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं भाई, इसी टाइप के, इसके बाहर कुछ नहीं आता एग्जाम में। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एरर फाइंड आउट करने में, और अगर तुम्हें पता है, तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो, तो चुटकियों में तुम एरर फाइंड आउट कर लोगे। अब जो आज का लास्ट रूल हम पढ़ रहे हैं, रूल नंबर 10, इसके बाद हमारे केवल 4 रूल बचेंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा प्रोनाउन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और उसके साथ जब हम 4 रूल करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में, और उसके साथ ही साथ हम कुछ बहुत सारे क्वेश्चन से प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज 10th रूल, लास्ट रूल, इसको बड़े गौर से देखो। इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आते हैं। इसके बाद तुम सैंपल पेपर उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ और देखो क्या बोला। ये रूल क्या कहता है, 10th वाला रूल, जब हमें सब्जेक्ट 1 गिवन हो, फिर उसके बाद ये सारे वर्ड्स दिख जाएं, इन एडिशन टू, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, और भी बहुत सारे होते हैं, बट इतने मेन होते हैं ये 5। और जितने भी होते हैं वो हम जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। क्या बोला? जब पहला सब्जेक्ट गिवन हो, फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर तुम्हें ये 5 दिख जाएं, इन एडिशन टू, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, और उसके बाद फिर क्या दिख जाए? सब्जेक्ट 2। जब सब्जेक्ट 1 दिखे, फिर ये सारे वर्ड्स दिखे, इनमें से कोई भी, फिर सब्जेक्ट 2। तो जो वर्ब आती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, जो प्रोनाउन आता है वो भी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। बस इतना सिंपल सा रूल है। अगर तुम्हें और ज्यादा जानना है तो इस क्वेश्चन को पढ़ो, मोहन along with his friends is watching TV, या मोहन along with his friends are watching TV, क्या होगा? अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मोहन along with his friends, फ्रेंड्स, अच्छा प्लूरल, तो उसका मतलब आर कर देते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा। इसका मतलब तुमने ट्विन स्टडी में अतुल सर के साथ रूल नंबर 10 ही पढ़ा प्रोनाउन चैप्टर का। अगर तुमने पढ़ा होता तो तुम्हें पता होता मोहन है फर्स्ट सब्जेक्ट और विद हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हैं सेकंड सब्जेक्ट, और ये 2 सब्जेक्ट किसके साथ जुड़े हैं? along with के साथ जुड़े हैं, along with, ये देखो along with, तो जब फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट किसके साथ जुड़े हों? इन एडिशन टू, विद, along with के साथ जुड़े हों, तो जो यहाँ पे वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, मोहन के अकॉर्डिंग। मोहन है सिंगुलर, इसलिए आएगा इज। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात समझ पाई? ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो 2 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। अब ये रटने वाली बात नहीं है, देखो समझने वाली बात है। along with मतलब होता है मोहन के साथ, मोहन along with his friends मतलब उसके फ्रेंड्स मोहन के ही साथ। तो जब along with आ जाता है ना ये सारे के सारे वर्ड्स, तो जो सेकंड सब्जेक्ट होता है उसको हम फर्स्ट सब्जेक्ट में ही इंक्लूड कर देते हैं। मोहन along with his friends, तो जो इसके फ्रेंड्स हैं उनको हमने मोहन के साथ ही इंक्लूड कर दिया, फर्स्ट सब्जेक्ट में ही इंक्लूड कर दिया। इसलिए जो वर्ब आएगी, जो प्रोनाउन आएगा, वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, क्योंकि जो सेकंड सब्जेक्ट होता है उसको हम फर्स्ट सब्जेक्ट में ही इंक्लूड कर देते हैं। मोहन along with his friends, जो उसके फ्रेंड्स हैं मोहन के साथ ही हैं, तो फर्स्ट सब्जेक्ट में ही इंक्लूड कर दिया। इसलिए जो हर चीज आएगी, प्रोनाउन या वर्ब, दोनों के दोनों फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएंगे। बस देखो सबका मतलब वही तो है, इन एडिशन टू, विद, along with, together with, as well as, इसका मतलब सेकंड सब्जेक्ट को हम फर्स्ट सब्जेक्ट में इंक्लूड कर दे रहे हैं। बस अब लास्ट का आंसर दे दो। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया है, द मिनिस्टर टुगेदर विद ऑल हिज फॉलोअर्स इज शॉट डेड या आर शॉट डेड। इसमें 2 सब्जेक्ट हैं, एक क्या है द मिनिस्टर, यह है फर्स्ट सब्जेक्ट, और एक क्या है ऑल हिज फॉलोअर्स, यह है सेकंड सब्जेक्ट। ये प्लूरल, ये सिंगुलर, किससे जुड़े हैं? टुगेदर विद से जुड़े हैं। जब भी टुगेदर विद से 2 सब्जेक्ट जुड़े हों तो जो वर्ब और प्रोनाउन आता है वो किसके अकॉर्डिंग आता है? फर्स्ट के अकॉर्डिंग। मिनिस्टर सिंगुलर है तो क्या आएगा? इज आएगा। अब समझ पा गया? तो आज की क्लास हो चुकी है एंड। मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आया होगा। आज हमने बहुत सारे रूल कवर किए, रूल नंबर 10 तक कवर किया और बहुत सारी नई चीजें और शॉर्ट ट्रिक जानी। बस अब तुम्हारा एक ही काम है, तुम जाओ आज जो पढ़ा है उसकी रिवाइज करो
और टेलीग्राम में तुम्हें ये जितने भी पीडीएफ्स है वो सब के सब का लिंक तुम्हें मिल जाएगा। उन्हें डाउनलोड करो और प्रैक्टिस करते रहो, नोट बनाते रहो। अगर तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आगे और भी ज्यादा धमाकेदार वीडियोस आने वाली है। और अगर तुमने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो तुम यहाँ पे दिख रहे हैं, देखो प्रोनाउन की फर्स्ट वीडियो दिख रही है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की भी। जल्दी से उस पे क्लिक करो, नोट्स बनाओ। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं